सोनिया गांधी ने लिखा है कि केंद्र सरकार शिक्षा नीति के माध्यम से अपने 3C एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। ये शिक्षा नीति भारत के युवाओं और बच्चों की शिक्षा के प्रति सरकार की गहरी उदासीनता को दिखाती है। उन्होंने लिखा कि पिछले 11 साल में इस सरकार की कार्यप्रणाली की पहचान सत्ता को मुट्ठी में लेना रहा है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा नुकसानदायक परिणाम शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। ये तमाम आरोप सोनिया गांधी ने अपने आर्टिकल के जरिए लगाए हैं। सोनिया ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक उद्देश्य को प्राथमिकता देना, सरकार नई शिक्षा नीति के जरिए देश पर अपना एजेंडा थोप रही है। असल में नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार में टकराव चल रहा है और इसी को लेकर सोनिया गांधी ने केंद्र को घेरा है। हालांकि उन्होंने अपने आर्टिकल में हिंदी वाले बयान को छुआ नहीं है। तो सोनिया के निशाने पर केंद्र सरकार रही। उन्होंने एनसीईआरटी की किताबों में कथित रूप से चैप्टर बदले जाने पर सरकार को निशाने पर लिया है और लिखा है कि सरकार को न शिक्षा को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की चिंता है और न ही उसकी क्वालिटी की किसी को भी चिंता है। तो सोनिया के इस आर्टिकल में सोनिया लिखती हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सरकार की विचारधारा के मुताबिक बदलाव किए गए हैं। साथ ही एनसीईआरटी की किताबों से इतिहास के अहम हिस्से हटा दिए गए हैं। सोनिया ने लिखा है कि सिलेबस से मुगल काल और महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े हिस्सों को भी हटा दिया गया है और इस तरह सरकार अपनी विचारधारा के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम में बदलाव कर रही है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि यूनिवर्सिटी में हमने देखा है कि शासन के अनुकूल विचारधारा वाले पृष्ठभूमि के प्रोफेसर्स को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है, भले ही उनकी काबिलियत खराब क्यों न हो। उन्होंने लिखा कि नई नीति के जरिए सरकार की असली मंशा को छिपा दिया गया है। सोनिया के आर्टिकल की सबसे अहम बात 3C के जरिए सरकार पर निशाना साधना है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि पिछले 10 साल का सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था में अपने सिर्फ 3 कोर एजेंडे को लागू करने पर जुटी है और ये एजेंडे हैं केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन यानी व्यवसायीकरण और कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता। सोनिया ने कहा है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन को अपनाने और लागू करने के दौरान भी केंद्र सरकार ने इन नीतियों को लागू करने की दिशा में एक बार भी राज्यों से बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा। ये इस बात का सबूत है कि सरकार अपने अलावा किसी भी की नहीं सुनती, भले ही वो मुद्दा समवर्ती सूची ही की क्यों ना हो। सोनिया के मुताबिक सरकार न सिर्फ संवाद में कमी दिखा रही है बल्कि विरोधियों के लिए धमकाने की भाषा का इस्तेमाल भी करती है। सोनिया के इस आर्टिकल की जो खास बातें हैं इसे भी देखिए। शिक्षा के जरिए एजेंडा थोपने की कोशिश की जा रही है। सोनिया गांधी ने कहा है अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है जिसके लिए अब विचारधारा अहम हो गया है। सरकार शिक्षा के माध्यम से घृणा फैलाने की कोशिश कर रही है और शिक्षा का राजनीतिकरण किया जा रहा है और शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये तमाम बातें जो अब कही जा रही हैं और ये तमाम आरोप आज जो लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के बड़ा विवाद भी छिड़ गया है और बीजेपी ने भी इस पर पलटवार भी किया है। आपको ये भी बताएंगे, लेकिन सोनिया के आर्टिकल में कौन सी बातें हैं जरा इसको समझिए। कहा है सोनिया गांधी ने कि शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और इसके लिए उन्होंने NAAC यानी कि NAC और NTA में भ्रष्टाचार की खबरों का भी जिक्र किया है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि शिक्षा के ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही यूनिवर्सिटी को कर्ज लेने पर मजबूर किया जा रहा है। तो सोनिया गांधी ने यह भी लिखा है कि सरकार की नीतियों के नतीजे सीधे हमारे छात्रों पर पड़ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम का यह सामूहिक नरसंहार हो रहा है जो बंद होना चाहिए। सोनिया के इस बयान के बाद इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी ने सोनिया के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेजों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी
जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए। आजादी के बाद लगातार 60 साल तक कांग्रेस ने देश को उपनिवेशिक मानसिकता के जकड़ में चलाया। कांग्रेस ने भारतीयता, भारत के असली नायकों के गौरवशाली इतिहास को बताने के बजाय सांप्रदायिकता, तुष्टीकरण और भाई भतीजावाद, वामपंथी नकारात्मक सोच से देश में शिक्षा के माध्यम से जहर घोला। कांग्रेस काल में जानबूझकर स्कूलों की किताबों में हमलावरों, अत्याचारियों, मुगल शासकों को जरूरत से ज्यादा महामंडित करके भारतीय नायकों को, महापुरुषों को लगातार अपमान किया। और पीएम मोदी ने भी कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर एक जनसभा के दौरान शिक्षा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से छात्रों को बेहतर सुविधाएं और शैक्षणिक वातावरण मिल रहा है, जो उनके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। सुनिए। ये पीएम श्री स्कूल दूसरे स्कूलों के लिए आदर्श बनेंगे। इससे राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था का स्तर ऊपर उठेगा। छत्तीसगढ़ में दर्जनों एकलव्य मॉडल स्कूल पहले से ही शानदार काम कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में भी अनेक स्कूल फिर से शुरू किए गए हैं। आज छत्तीसगढ़ में विद्या समीक्षा केंद्र की भी शुरुआत हुई है। यह भी देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा कदम है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनईपी को लेकर के, एनईपी 2020 आया था, 2020 में इसको लाया गया था, इस पर पहल हुई थी और आज अगर इस पर इतनी कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है सोनिया गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तो क्या ये टाइमिंग का क्या मतलब है? मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव बुनियाल साहब हैं, आरएसएस के विचारक, और श्वेता के रश्मि, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव बुनियाल साहब, तो आप लोगों ने नरसंहार कर दिया है, मतलब मौजूदा सरकार ने नरसंहार कर दिया है शिक्षा का। दरअसल अपने एजेंडे को शिक्षा में लाने की ये तमाम कोशिशें हैं जिसको एनईपी के मुखौटे से ढका जा रहा है। बड़े गंभीर आरोप हैं सोनिया गांधी के। सोनिया गांधी जी की जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कई बार उसको कोर्टों के माध्यम से R&D करके पूरे भारतवर्ष के, पूरे संसार के सामने लाके खड़ा किया हुआ है। उस पर ना जाते हुए उनको जो उनके प्रश्न है, मौलिक प्रश्न है, मैं उस पर जाना चाहता हूं। मेकाले को सब जानते हैं। मेकाले ने खास तौर से पत्र लिखकर यह बोला कि अगर आपको ऋषिकुल, गुरुकुल, संस्कृत और भारतीयता की वो एजुकेशन प्रणाली को खत्म करना पड़ेगा, तभी आप इस दिमाग वाली, इस बहुत मेहनती कौम, इस भारतीयता को खत्म कर सकते हैं और इनको गुलाम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकी एजुकेशन पॉलिसी पर अटैक करना पड़ेगा और इस तरह का व्यक्ति तैयार करना पड़ेगा जो शक्ल सूरत से तो, नस्ल से देखते हुए तो भारतीय लगे, परंतु उसके अंदर वो सारे गुण हो जिससे कि वो लेफ्ट की तरफ उसका झुकाव हो, अपने देश के प्रति उसका कोई झुकाव ना हो, वो भारतीयता से दूर हो, हिंदुत्व से, सनातन से दूर हो। तो उस पर अटैक करने के लिए सबसे पहले पॉलिसी बनी थी। और जो पहली पॉलिसी 1968 में जब बनी, जिसमें मेकाले का बहुत जबरदस्त प्रभाव था, उसको आगे कार्यान्वित किया इनके ससुर जी ने, श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी का एक नूरुल हसन जो चीफ एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी दो लाइनें आपको बताना चाहता हूं। HS खान जब NCERT को हेड करते थे तो उन्होंने खास तौर से लिखा, चेंज इंडियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स टू सूट एंटी हिंदू मॉडल। ये नूरुल हसन जवाहरलाल नेहरू जी के एजुकेशन मिनिस्टर थे 1968 में, और उन्होंने NCERT के हेड को बोला कि सारे स्टेट्स को आप लिखें कि ऐसी पॉलिसी तैयार की जाए जो कि एंटी हिंदू हो, एंटी सनातन हो। ये एक लेटर लिखा गया था, ये रिकॉर्डेड है। तो
नेहरू जी के साथ आपको पता है कम्युनिस्टों का एक बहुत गहरा लगाव था जब वो रशिया से वापस आए थे 1928 में। 1928 में वापस आने के बाद उनको लगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी एक बूस्टर इंजेक्शन कम्युनिज्म का लगना चाहिए। उससे काफी कांग्रेसी जो हार्डकोर कांग्रेसी थे वो नाराज भी हुए, परंतु नेहरू तो नेहरू थे, सिंगल हेडेड चलते थे। और उसका परिणाम क्या हुआ, आप हैरान हो जाएंगे, आईटक AITUC जो एक मजदूरों की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी कम्युनिस्टों की, उसके प्रेसिडेंट बना दिया गया, INC के प्रेसिडेंट नेहरू जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। संजीव और जी ये कह रहे हैं आईटक जैसी कम्युनिस्टों जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन के उनको प्रेसिडेंट के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया गया, उनको प्रेसिडेंट थे उसके। तो आप कह रहे हैं कि कैसा तालमेल था। उन्होंने उसमें एक कम्युनल कलर दिया, उन्होंने उसको लेफ्ट का कलर दिया हमारे एजुकेशन सिस्टम को, तो आप लोग इसलिए अब राइट का कलर दे रहे हैं, आप लोग इसलिए कम्युनिज्म का कलर दे रहे हैं। नहीं अजय जी, हम लोग नहीं, हम सब भारतीय हैं। पहली बात तो आपने मुझे RSS थिंकर बोला, मुझे अगर आप पत्रकार बोलेंगे या पॉलिटिक एनालिस्ट बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि संघ का रिप्रेजेंटेशन मैं नहीं कर रहा हूं, भारतीयता कर रहा हूं। आप ये माने कि मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि आप देखिए औरंगजेब की जो कहानी है वो सामने आई, क्या ऐसी कहानी आप बताओ अजय जी, आपने कभी 7th 8th 9th में औरंगजेब का ये कलर पढ़ा था जो वास्तव में जो चित्रित किया गया है अभी आज की मूवी में? नहीं, लेकिन मैं आपको अब इस पर भी तो संघ ही की तरफ से बयान आ रहा है कि भारत में का शासक था तो भारत ही में दफनाया जाएगा ना औरंगजेब को, और कहां दफनाया जाएगा? नहीं, वो सब ठीक है, पर क्या उसको पढ़ाया गया था क्या कभी? एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है टॉपिक पे। आप अजय झा जी, मैं आपके टॉपिक के आसपास हूं, क्या हमको ये पढ़ाया गया? अगर नहीं पढ़ाया गया, उनकी महिमा मंडन की गई, तो हमें कम से कम सही एजुकेशन तो देना होगा ना। सही, और ठीक है संजय जी, बने रहिए, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। श्वेता के रश्मि वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता जी, तो क्या अगर भारत के शिक्षा पद्धति में भारतीयता की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो इससे कांग्रेस को क्यों दिक्कत होती है? अजय जी देखिए, बात कांग्रेस की या RSS की या बीजेपी की नहीं है। यहाँ बात आज हम जिस टॉपिक पे कर रहे हैं वो है एजुकेशन को लेकर तमाम पार्टियां जो सत्ता में रही हैं वो अपने अपने हिसाब से मॉडरेट करती हैं। जैसा उनियाल जी ने कहा कि कांग्रेस ने ये किया, तो मेरा एक सीधा बिल्कुल स्पष्ट सवाल है आप दोनों लोगों से, और मैं चूंकि एजुकेशन बीट पे काम करती हूँ, अच्छी बात यह कि आज ये टॉपिक मेरे रिसर्च वर्क के बहुत करीब है जी। भारतीयता पे अगर हम बात करें, ठीक है, हमारी संस्कृति, हमारा जो इतिहास है उसको बच्चों को जानना जरूरी है, लेकिन ये बात कि हम सब कुछ बदल डालेंगे, ये भी बात थोड़े गले नहीं उतरती, क्योंकि जो इतिहास है, इतिहास पे वर्तमान की नींव रखी जाती है, भविष्य उसके साथ जुड़ा होता है। हम सब कुछ बदल क्यों देना चाहते हैं? ये पहला जो है सवाल है मेरा। दूसरा सवाल ये है कि आज हम बात कर रहे हैं सोनिया गांधी के चिट्ठी की, जिसपे उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में भ्रष्टाचार और जो अलग तरीके के बदलाव किए जा रहे हैं उसको लेकर सवाल उठाया है। तो सोनिया गांधी से ज्यादा मैं इस बात पे ग्राउंड से जो मेरी रिपोर्टिंग है, मैं लाइव एक आपको हमारे दर्शकों को बता देती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में 10 सालों के अंदर जो चेंजेस हुए हैं वो बेतहाशा चेंजेस हुए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करते हैं, लेकिन क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हम बच्चों को या हमारे जो आने वाला नौनिहाल है जिसके कंधों पे हमारे देश का भविष्य है, क्या हम उनको सही शिक्षा दे रहे हैं? हम क्या गलत क्यों है? कर रहे हैं? आपको अगर याद आप होगा ये हमें समझा पाए, आपको श्वेता जी, क्या गलत डाला गया है उसमें, अगर ये आप समझा पाए हमें? सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। मेरा ये कहना है अजय जी कि NCERT में आपको याद होगा कि एक बदलाव किया गया था और छोरी और आम की डाले गए थे। क्या ये एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये जस्टिफाई है हम अपने बच्चों को इस तरीके क्या डाला गया था? आपकी आवाज बीच में चली गई थी। क्या NCERT की किताब में कविता ऐड की गई थी, 1.5-2 साल पहले की ये बात है। बहुत विरोध के बाद उसको हटाया गया था, जिसमें एक छोटी बच्ची से थी
संतरी की टोकरी और इस तरीके के उसके लैंग्वेज थे, वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होते कहीं से भी कि हम बच्चों को पढ़ाएं। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की हम बात कर रहे हैं। यूपी में आपको याद होगा अभी पिछले साल सीबीआई, एसटीएफ और तमाम तरीके की बातें उठी। कानपुर यूनिवर्सिटी के वीसी का मामला था जिन पे भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप हैं। ये तो मीडिया की सुर्खियां है ना। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, सनातन हिंदू और बाकी चीजों की हम बात कर रहे हैं, तो हम एजुकेशन को क्यों गौन कर दे रहे हैं? भ्रष्टाचार के जिन जिन लोगों के ऊपर आरोप है उन लोगों को इस सरकार के अंदर पिछले 10 सालों में बढ़ाया जा रहा है। मेरी एक स्टोरी है, IACCS स्कैम, 8,000 करोड़ रुपए का भारतीय सेना का घोटाला है जो इस समय सीबीआई की जांच चल रही है। उसके ऊपर सीबीआई ने उस पर FIR किया है। पीएमओ ने, हमारी खबर थी, खबर के बाद उस पर संज्ञान लेते हुए FIR किया है। अब उसमें जो व्यक्ति मेन दागी था, जिसको हम किसी को भी एंटी नेशनल और तो क्या ये मसले क्या एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े हुए हैं? मैं आपके पास आऊंगा दोबारा, समझूंगा कि जो मेन एक्यूज है उसमें, जो मेन एक्यूज है, पहले उसको वाइस चांसलर बनाया गया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का, जो पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उसके बाद अभी वीसी, मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दों को हम श्वेता जी शामिल करेंगे। तो जो मुख्य मुद्दा है इस वक्त, जो उन्होंने सोनिया जी ने सवाल उठाया, हालांकि उन्होंने अगर ब्यौरा दी होती, वो उदाहरण के साथ समझाया होता तमाम आरोपों को, तो हमें समझने में इतनी दिक्कत नहीं होती। मैं आप दोनों से यही समझना चाह रहा हूं कि आखिर ये क्या आरोप प्रत्यारोप, क्यों, किन बातों को लेकर के। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास में। अब टाइमिंग का जो सवाल है कि इसी वक्त क्यों? एनईपी तो काफी दिनों से लागू है, करीब 5 सालों से, तो ये भी समझिए। असल में केंद्र और तमिलनाडु के बीच में 3 लैंग्वेज फॉर्मूलों को लेकर के तनातनी चल रही है। एनईपी 2020 के तहत छात्रों को 3 भाषाएं सीखने होंगी, लेकिन किसी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। राज्यों और स्कूलों को यह तय करने की आजादी है कि वो कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाना चाहते हैं। नई नीति के तहत किसी भी भाषा की अनिवार्यता नहीं है। प्राइमरी क्लासेस यानी कि क्लास 1 से 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में करने की सिफारिश की गई है। वहीं मिडिल क्लासेस यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 10 तक में 3 भाषाओं की पढ़ाई को करना अनिवार्य किया गया है। गैर हिंदी भाषी राज्य में अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा भी होगी। सेकेंडरी सेक्शन यानी कि 11वीं से 12वीं में स्कूल चाहे तो विदेशी भाषा भी विकल्प के तौर पर चुन सकती है। कई नेता एनईपी 2020 से असहमत थे और संसद के बजट सत्र के पहले दिन से डीएमके सांसदों ने नई शिक्षा नीति का विरोध किया। प्रदर्शन करते हुए सांसद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के करीब पहुंचे थे और जमकर नारेबाजी भी की थी। और तमिलनाडु में इसको लेकर के राजनीति भी उफान पर है। कई राज्यों में इस तरह की, खास करके तमिलनाडु में, और इसकी बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि वहां पर आने वाले दिनों में चुनाव है, तो भाषा का विवाद जो कि बहुत पुराना रहा है तमिलनाडु में, उसको एक बार इसके जरिए फिर से उठाने की कोशिश है। तो संजीव मुनियाल साहब, क्या टाइमिंग इसलिए अहम हो जाता है? 5 साल बाद अगर एनईपी की खामी सोनिया जी आकर सामने बताती हैं, खामी अगर है तो उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन अब इस वक्त क्यों? ये देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं और सोनिया जी बहुत मार्जिनलाइज्ड एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसीलिए ये टाइमिंग उनका उठाना बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और उनको लग रहा है कि दोबारा से जो है लोग हिस्टोरिकल फैक्ट्स को नीचे से आवाज आते हुए लोग लेकर आ रहे हैं। तो कोई नया काम भारतीय जनता पार्टी या कोई सरकार नहीं कर रही, लोग जो हैं वो नीचे से प्रश्न लेकर आते हैं। और यहाँ पर कई बार आप ऐसे लोगों को भी इनवाइट करते हैं जो कोई खास एजेंडा लेकर आते हैं, जिन्होंने अपने को एजुकेशनिस्ट कहते हैं पर एजुकेशन के बारे में नहीं जानते। मैं मोटी मोटी 4-5 बातें एनईपी के बारे में आपको बताता हूं। होलिस्टिक अप्रोच के साथ लाई गई पॉलिसी है और 5+3+3+4, और उसमें जितना आप पढ़ेंगे उसमें 3 तरह की आपकी भारतीय लैंग्वेजेस को खास तौर से प्रिविलेज दी गई है। अंग्रेजी नहीं थोपी गई। शुरुआत में माँ ही सबसे पहली टीचर होती है, उसी को बेस बनाकर बच्चों के ऊपर लादा नहीं गया। 5+3, 5 से 8 तक और फिर 11, और उसके बाद ग्रेजुएशन जो है 4 साल में। एक और बहुत अच्छी बात जो हुई है, आप और सब 10th और 12th कर चुके हैं, 2 बार आप बोर्ड के एग्जाम्स दे सकते हैं। 2026 में इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, और अगर उन दोनों में से जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसको एप्लीकेबल माना जाएगा। अगर आप डिप्लोमा करते हैं, अगर आपने कोई डिप्लोमा, आपने डिग्री में एडमिशन लिया फॉर एग्जांपल बीटेक में, और 1 साल के बाद
अगर आपको विड्रॉ करना पड़ा अपने सर्कमस्टांसिस की वजह से पारिवारिक, तो आपको सर्टिफिकेट का वो मिलेगा, और आपने 2 साल किया तो डिप्लोमा मिलेगा, और कंटिन्यू करके पूरा किया तो आपको डिग्री मिलेगी बीटेक की। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका एक एक साल भी सर्टिफिकेट की तरह, आप ये नहीं कि आपका डिस्कार्ड हो गया, आपका 1 साल बर्बाद हो गया। तो इस तरह की माइन्यूट चीजों को बहुत कंसीडर किया गया। एक बात और मैं कहूंगा, मेरे पिताजी ऋषिकुल से पढ़े हुए थे हरिद्वार से पढ़ने के बाद मैंने उनको नोटिस किया कि वो बहुत अच्छे तैराक थे, बहुत अच्छे फुटबॉलर थे, बहुत अच्छे संस्कृत के स्कॉलर थे, बहुत अच्छी इडियोमेटिक इंग्लिश लिखते थे, और हिंदी का तो प्रचुर मात्रा में उनके पास ज्ञान था। तो मेरा बेटा जो कि सेंट थॉमस में पढ़ता था, अभी वो ऑस्ट्रेलिया आजकल गया हुआ है, कनाडा में है, वो मुझसे बोला झा साहब कि पापा, दादाजी ऋषिकुल से पढ़े हुए हैं, ऋषिकुल गुरुकुल को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर मैं देखता हूं कि जब दादाजी इंग्लिश लिखते हैं तो मेरी इंग्लिश के टीचर जो है सेंट थॉमस के मुझसे पूछते हैं कि आपको ये लेटर किसने लिखा है। और जब दादाजी मेरे साथ तैराकी, जब मैं स्विमिंग कर रहा था तो मेरे को दादाजी ने 3 चीजें सिखाई, तो मेरे स्विमिंग के टीचर इंप्रेस हो गए। फुटबॉल के लिए जो पापा दादाजी कहते थे यहां से मारनी है किक ग्राउंड पे जाके, तो वो किया करते थे। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं क्लोज कर रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वास्तव में वो एजुकेशन पॉलिसी ध्वस्त की मैकाले ने, जिसको कंटिन्यू किया जवाहरलाल नेहरू ने, तो उस भारतीयता को दोबारा लाने के लिए ऋषिकुल को और दोबारा लाया जाए तो क्या बुराई है उसमें। ओके श्वेता जी, एक बात तो आप मानेंगी कि काफी समय से इस बात की को महसूस किया जा रहा था कि हमारा जो सिस्टम है, ट्रेडिशनली सभी स्कूल में हम जिस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, जो सीबीएसई का जो सिस्टम है वो रोट सिस्टम है, और उसको किसी दौर में अंग्रेजों ने एक वर्कफोर्स तैयार करने के लिए उसको डेवलप किया था इंडिया में। आज महसूस किया जा रहा है कि होलिस्टिक, जिसको खुद वो इंग्लैंड में नहीं मानते, यूएस में नहीं मानते, और यूरोप में नहीं, ये सीबीएसई पैटर्न की चीजें होती हैं, वहां पर टोटली प्रोजेक्ट बेस्ड, रिसर्च ओरिएंटेड, फंडामेंटल अप्रोच के साथ वहां पर पढ़ाया जाता है। अगर उस होलिस्टिक अप्रोच को अब एनईपी में समावेश उसका हो रहा है, तो 5 साल बाद आज आकर के विरोध क्यों, इस मौके पर अचानक क्यों? ये तमिलनाडु चुनाव की चिंता है अजय जी, या शिक्षा की चिंता है? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। पहले मैं उनियाल साहब को बता दूं कि मैं किसी खास एजेंडे को लेकर नहीं आई हूं। एजेंडे को परोसने का काम जो लोग करते हैं, आप उनको टारगेट करें व्यक्तिगत तौर पर, तो ये बात अच्छी है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक जर्नलिस्ट हूं, जो मैं फील्ड में देख के आती हूं, हम दोनों से पक्ष लेते हैं यहाँ पर, दर्शकों को बताऊंगी, क्योंकि हजारों की संख्या में स्कूल बंद हो रहे हैं। मेरे बात जो मैंने आपके दर्शकों को बताई, बिल्कुल आपका कहना है कि मैकाले की शिक्षा या जो पद्धति यहाँ थी, बदलाव होना चाहिए। बदलाव सामाजिक संगठन और विकास के तौर पर होना चाहिए। आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। बदलाव से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आम आदमी को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि शिक्षा के बहाने जिस तरीके से पर्सनल एजेंडा सेट किया जा रहा है, क्या वो हमारे समाज के लिए सुटेबल है? हम किस तरीके का भविष्य तैयार कर रहे हैं? मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि एजुकेशन में बदलाव, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जब पहली नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी 2014 में, तो बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन होने थे, जिसमें जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन लागू की जानी थी। आप पढ़िएगा 2014, जिसमें पूरे देश में शिक्षा संस्थानों में एक मकर जाल। मैं एक छोटा सा जवाब ले लेता हूं। आपने जो एक आरोप लगाया है संजीव जी, चिंता ये है, चाहे वो सोनिया जी की बात करें हम या श्वेता जी की बात करें, ऐसे बहुत लोगों की, कि एक कलर देने की कोशिश हो रही है पूरे एजुकेशन में। क्या वो कलर जी पॉलिटिकली मार्जिनलाइज हो चुके हैं, समाज में कोई अपना स्थान नहीं है, समाज में कभी काम नहीं किया, तो मुझे लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकलता है कुछ लोगों का। पर मुझे लगता है जो मेरी पैनलिस्ट साहिबा बैठी हुई हैं, मैं उनसे बहुत इज्जत से बात करके कहना चाहता हूं कि मैडम श्वेता जी, मेरे कहने के बाद, इस प्रोग्राम के बाद एनईपी को कम से कम आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, 1 घंटा पढ़िए। आपने एनईपी को पढ़ा नहीं है। अगर एनईपी 2020 पढ़ लिया होता तो आप कोर्ट में नहीं जाती, आप पुलिस में नहीं जाती, आप विधि पे दोषारोपण नहीं करती, बहस की बात नहीं करती। बहस नहीं करते हम यहाँ पर, सिर्फ पक्ष लेते हैं और समय भी समाप्त हो गया। तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम एजुकेशन और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक की तरफ हमारे दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही हूँ, जो हमारे समाज से निकल के आ रहा है।
आप मुझे बार बार ये ना बताएं कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। मैंने आपसे क्या It's okay. कहा, नहीं, 2014 में ठीक जब बात है। सरकार आई तो ठीक जो बात है। ड्राफ्ट marginalize हुआ हुई था, आपकी कब लागू ideology। किया आपने? यानी भी एक मिनट, मेरी बात आप पढ़ते कंप्लीट नहीं हो हैं। जाने दीजिए। क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये एक बहुत प्यारा इतना ही वक्त था मेरे पास। महीन सा श्वेता जी draft है माफ कीजिएगा, कि जो संजीव जी आप भ्रष्टाचार भी में माफ लिप्त कीजिएगा, है, आप दोनों का उनको पक्ष एक समझने की हमने कोशिश की। जो आज सोनिया जी ने आर्टिकल लिखा है उसके आधार पर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना अपना पक्ष हमें बताने के लिए, संजीव जी और श्वेता जी। ये एक हमेशा सवाल रहा है लगातार कि क्या पहले शिक्षा को एक दिशा में लेकर जाने की कोशिश हुई पॉलिटिकल रीजन से, क्या आज भी वही कोशिश हो रही है दूसरी दिशा में ले जाने की? लेकिन हाँ, शिक्षा के भीतर में हमेशा सुधार की जरूरत रहती है, पीछे भी थी और इस दौरान भी सुधार की एक प्रक्रिया चल रही है, उसको और बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और कुछ ही पलों में हम बात करेंगे कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच के हालात जो बन गए हैं, युद्ध से अब इनकार किया जा सकता है। और अगर युद्ध होते हैं, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में कहा है कि हम बम बरसाएंगे और इतना बम बरसाएंगे कि ईरान पाताल में चला जाएगा, तो फिर क्या होगा इसका असर दुनिया समेत भारत पर? समझेंगे आज कुछ ही पलों में।